हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए सचिन किशोर एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक कंप्लीट स्टॉक मार्केट का कोर्स जो कि होने वाला है जीरो से हीरो तक का। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, परफेक्ट, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो भी परफेक्ट, क्योंकि हम फाउंडेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, क्यों एग्जिस्ट करता है और आप कैसे शुरू कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो कोर्सेज आने वाले हैं एंड इसका क्या गोल रहेगा, वो बेसिक अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या, क्यों और कैसे है। इसमें काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी जिसमें स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन, सेंसेक्स एंड निफ्टी को एक्सप्लेन करेंगे। शेयर क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, एक्सचेंजेस क्या है, बीएससी, एनएससी, निफ्टी, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, डीमैट अकाउंट क्या होने वाला है एंड काफ़ी कुछ वीडियोस इसमें और भी आने वाली है। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज स्टॉक मार्केट के इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आप किसी के भी माइंड में, वो ये आएगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में है क्या। क्या होता है स्टॉक मार्केट? इसको हम समझते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से। लेट्स स्टार्ट कि आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम है राहुल, एंड एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं उसकी एक शॉप है। लेट्स सी, उसकी एक चाय की दुकान है जिसमें वो अपना चाय बेचता है। एंड उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसमें एग्जांपल के लिए हम लेके चलते हैं कि 10 lakhs का उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। डेली कस्टमर्स उसके अराउंड 200 प्लस हैं एंड मंथली प्रॉफिट उसका 50,000 के अराउंड होता है। एंड अगर ईयरली बात करें तो ईयरली ये हो गया 6 lakhs के अराउंड। अब राहुल एक चाय की दुकान खोल रखी है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। टोटल बिजनेस की वर्थ हो गई 10 लाख रुपए। नाउ राहुल सोचता है कि अगर मैं इस चाय की दुकान की अगर एक और ब्रांच ओपन कर दूं तो उसका जो ये प्रॉफिट है वो 2x हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि बिल्कुल ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि किसी को भी ग्रो करना चाहिए। आप आज एक शॉप है, कल आपको दूसरी शॉप हो जाएगी तो आप ग्रो करते रहोगे, राइट। बट अब यहाँ पे ग्रो करने में प्रॉब्लम क्या आ सकती है, जो कि बिगेस्ट प्रॉब्लम होने वाली है। राहुल को चाय की शॉप ओपन करनी है। एग्जाम्पल सिंपल रखने के लिए हम समझ लेते हैं कि दूसरे दुकान की, जो ब्रांच ओपन करना है, उसका भी कॉस्ट अगर 10 लाख ही रुपीज़ आएगा। जरूरी नहीं कि राहुल के पास 10 लाख रुपीज़ हो, क्योंकि वो 6 लाख साल का कमा रहा है, राइट। तो उसके कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। लेट से उसके पास 3 लाख रुपीज़ हैं, दैट मीन्स कि वो नेट में 7 लाख के शॉर्टेज में चल रहा है, राइट। अब वो ये 7 लाख रुपए उसको चाहिए एक दूसरी चाय की दुकान स्टार्ट करने के लिए। अब हम सोच रहे होंगे कि उसके पास क्या क्या ऑप्शन है ये 7 लाख अरेंज करने के लिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन उसके पास हो जाता है वो बैंक से लोन ले ले। बट लोन का जो ईएमआई होगा वो 10 से 18% के बीच में जा सकता है। एंड ईएमआई का बर्डन, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट्स अनदर थिंग। सेकेंड, उसके पास ऑप्शन है कि वो फ्रेंड्स एंड फैमिली से फंडिंग ले ले, राइट। बट इसमें भी फिर उसके पास एक रिस्क है, जहाँ पे आप सोचो कि अगर वो फ्रेंड से लेता है या फिर उसने पैसे देने में डिले कर दिया तो हो सकता है दोस्ती या फिर रिश्तेदारी में एक रिस्क आ सकता है। एंड यहाँ पे सर्टेन भी नहीं है कि वो पूरे की पूरी 7 लाख रुपए ले भी सकता है। डैट मीन्स कि उसको मल्टीपल लोगों से, फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसे लेने होंगे एंड फिर ये पैसे उसको बाद में वापस भी करने हैं। नाउ थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है उसके पास? राहुल के पास एक थर्ड ऑप्शन और है, जिसमें वो अपनी जो शॉप है वो किसी और के साथ शेयर कर सकता है। लाइक अपने शॉप की हिस्सेदारी वो किसी और को दे सकता है, जिससे वो अपना 7 लाख का फंड रेज कर सकता है। नाउ लेट्स से कि राहुल वो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, वो चूज करता है, जिसमें वो अपनी शॉप की ओनरशिप किसी और के साथ शेयर करने के लिए तैयार है और बदले में वो 7 लाख रुपए लेना चाह रहा है। अब हो सकता है राहुल किसी से एक
या फिर 2 लोगों से ये 7 लाख रुपए ले ले। एग्ज़ाम्पल सिंपल रखने के लिए हम समझते हैं कि उसने किसी एक राज नाम के पर्सन से अपने शॉप के लिए जो दूसरी ब्रांच ओपन कर रहा है, इस ब्रांच के लिए वो 7 लाख रुपए का फंडिंग रेज़ करता है एंड राज को कहता है कि जो भी प्रॉफ़िट होगा उसका 50% आप ले लेना एंड 50% वो प्रॉफ़िट राहुल के पास रहेगी। इसका मतलब ये कि जो राहुल सेकंड ब्रांच ओपन कर रहा है उसमें वो 50% हिस्सेदारी दे रहा है इस राज को। उसके बदले में उसने लिया 7 लाख रुपए। नाउ राहुल एक ब्रांच ओपन कर लेता है एंड वो ब्रांच भी इसके जितना इसने एक्सपेक्ट किया था प्रॉफिट अर्न करके देता है, जो कि है 6 लाख रुपीज़, जिसमें से 50% राज को जाता है एंड 50% राहुल को, जो कि 3 लाख रुपए होते हैं, राइट। राज का भी प्रॉफिट हो गया एंड राहुल का भी। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो काफ़ी सिंपल है एंड ये रियल लाइफ में भी होता है, बट क्या आपने ये सोचा है कि यहाँ पे अगर राज ना हो, लेट्स से कि ये राज ना हो एंड राहुल अपनी जो उसकी चाय की दुकान है जो कि 10 लाख की है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दे, राइट। छोटे छोटे पार्ट्स फॉर से एग्जाम्पल कि वो अपने दुकान की बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने शॉप को। लेट्स से एग्जाम्पल कि उसने अपने दुकान को 10,000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका मतलब कि एक पार्ट उसका 100 रुपए का हो गया। एंड अब वो क्या करता है कि इन 100 रुपए के पार्ट्स को जो स्प्लिट कर रखा है, इसको वो 7 लाख रुपए रेज करने के लिए यूज करना चाहता है। इसका मतलब कि राहुल को अपने जो 10,000 पार्ट्स हैं, राइट, उनमें से 7,000 पार्ट्स को सेल करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 100, जिससे उसको 7 लाख रुपए रेज हो जाएंगे एंड ये 7,000 लोग इसके चाय के दुकान में हिस्सेदार बनेंगे। दैट मीन्स कि ये ओनर हो जाएंगे इसके चाय की दुकान की। तो आप समझ सकते हो कि राहुल ने क्या किया, अपने दुकान के 10,000 छोटे टुकड़े किए 10 लाख रुपए के, जो कि हो गया एक टुकड़ा 100 रुपए का। वो 100 रुपए से वो 7 लाख रुपए रेज करना चाहता है, जिसका मतलब उसको 7,000 टुकड़ा बांटना पड़ेगा दूसरे लोगों के पास, क्योंकि उसके पास 3 लाख रुपए ऑलरेडी हैं। अब उसने इस 7,000 टुकड़ों को बांट के 7 लाख रुपए रेज कर लिए, प्लस 3 लाख उसके पास है। टोटल में उसका 10 लाख रुपए रेज हो गया। परफेक्ट। राहुल अब अपना ब्रांच ओपन कर सकता है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि राहुल ने 7,000 टुकड़े बांट दिए 100 रुपए ईच के। राहुल का सेकेंड ब्रांच ओपन हो चुका है। सेकेंड ब्रांच एज एक्सपेक्टेड वो पैसे कमा रहा है। अब इसके दुकान के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा राहुल के पास है जो कि है 30%। दूसरा हिस्सा दूसरे लोगों के पास है जो कि है 70%। राहुल की ओनरशिप हो गई 3 लाख रुपए की, बाकी लोगों की ओनरशिप हो गई 7 लाख रुपए की। परफेक्ट। अब राहुल का जो ये ब्रांच है, दोनों ब्रांच से मिलके राहुल 12 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। मतलब उसका प्रॉफिट जो है 2x हो चुका है। तो ये जो 100 रुपीज ईच के थे, इनकी भी वैल्यू इंक्रीज होके 200 रुपये ईच की हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो सीधा 2x का ग्रोथ हो गया, राइट। राहुल की भी जो वैल्यूएशन थी वो भी इंक्रीज हो चुकी है। जो पहले 10 लाख की थी वो अब 20 लाख की हो गई है। राहुल के शेयर्स की वैल्यू हो गई 6 लाख रुपए यहाँ पे एंड इनकी हो गई 14 लैक्स। तो आप इसे सिंपल से कैलकुलेशन से समझ सकते हो कि यहाँ पे जब राहुल ने ये स्ट्रेटजी यूज़ किया तो उसको लोन नहीं पे करना है, उसको ईएमआई किसी को नहीं देनी है। राहुल ने अपने साथ काफ़ी लोगों को, लाइक पब्लिक कह सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक से उसने फंड रेज किया, पब्लिक को अपने कंपनी में प्रॉफिट शेयर दिया एंड लोगों का पैसा इंक्रीज हुआ, उनका भी ग्रोथ हुआ एंड साथ साथ में जो कंपनी है राहुल की उसका भी ग्रोथ हुआ। स्टॉक मार्केट को अगर अब आप इससे लिंक करके देखो तो आपको समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है। लाइक आप ट्रेन प्लेटफॉर्म समझ सकते हो। आपको अगर कहीं की ट्रेन पकड़नी है उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है जहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेन्स होती हैं, राइट।
एंड वहाँ से आप अपने डेस्टिनेशन के लिए एक ट्रेन पकड़ते हो एंड फिर आप उस डेस्टिनेशन पे जाते हो। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट भी एक प्लेटफॉर्म है, बट ये ट्रेन्स का नहीं, ये बिजनेस का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेस लिस्टेड हैं यहाँ पे। एंड आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस बिजनेस को चूज करते हो कि आपको कितना ग्रोथ चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए। आप उस कंपनी के शेयर्स यानी कि कंपनी की हिस्सेदारी या फिर उसकी ओनरशिप आप लेते हो एंड उतने परसेंटेज के आप उस कंपनी में मालिक बनते हो, और जो कंपनी पैसा कमाती है, ग्रो करती है, वो आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एक तरीका या जरिया मिलता है जिससे आप कंपनी में हिस्सेदारी लेके प्रॉफिट कमा सकते हो, जहाँ पे आपको कंपनी में 100% इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ये समझ में आया कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स लाइक कॉमन मैन जैसे हो गए, मैं आप कोई भी बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, राइट। कंपनीज अपने शेयर्स बाई करती है एंड सेल करती है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। सिंपली आप समझ सकते हो, आप वेजिटेबल मार्केट से भी इसको रिलेट कर सकते हो। कैसे सब्जी मंडी में जाते हैं, आपको सब्जी की ज़रूरत है, सब्जी बेचने वाले को पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे देते हो इनको और इनसे आप सब्जी खरीद लेते हो। वैसे ही स्टॉक बाई करते हो एंड सेल करना है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप स्टॉक सेल करते हो जिससे कि आपका प्रॉफिट होता है। एंड सिंपल फॉर्मूला में कंपनी ग्रो करती है, आप भी ग्रो करते हो, आपका प्रॉफिट ऊपर जाता है, या फिर कंपनी डाउन जाती है तो आपका प्रॉफिट भी डाउन जाता है। जैसे करंट में ट्रम्प एंड वॉर्स के कारण मार्केट काफ़ी डाउन चल रही है, ये एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम चल रहा है। तो इस तरीके यहाँ पे आप अगर इन्वेस्ट करते हो, फ्यूचर में ग्रो होगा तो आपका प्रॉफिट भी ग्रो होगा। इससे आपको आइडिया लग चुका होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करती है। आप मैंने सब्जी मंडी या फिर आपको प्लेटफॉर्म के एग्जांपल से एंड एक सिंपल राहुल शॉप के एग्जांपल से आपको समझाया है कि स्टॉक मार्केट क्या है। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि आप आगे की वीडियोस टाइम पे देख सको। स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग होता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है एंड मार्केट 9 to 3:30 ओपन होता है। 9 to 9:15 प्री मार्केट होता है। 9:15 से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है एंड अब ये ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। नाउ आपका जो सेकंड क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में कि ठीक है, स्टॉक मार्केट तो समझ में आ गया, बट ये स्टॉक मार्केट है क्यों, क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका पर्पस क्या है स्टॉक मार्केट का, एंड इसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों बनाया गया ये स्टॉक मार्केट। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आप ऐसे समझो सब्जी मंडी से, कि सब्जी मंडी क्यों बनाया गया, क्योंकि आप सब्जी खरीद सको। लाइक हर कोई तो सब्जी उगा नहीं सकता है, आपके पास ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास अपना खेत हो एंड आप सब्जी ग्रो कर रहे हो। वैसे ही ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास अपनी कंपनी हो और हर किसी के पास पैसा हो, या फिर जैसे सब्जी वालों को पैसे की ज़रूरत है वैसे ही हो सकती है कि कंपनी को भी ग्रो करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो फर्स्ट रीज़न तो आपको सिंपल समझ में आ गया कि कंपनी को फंड अगर रेज करना है तो उन्हें पैसे की ज़रूरत है एंड उनको पैसा या तो बैंक लोन से मिल सकता है जो कि काफ़ी महंगा होगा, या फिर अपनी कंपनी की ओनरशिप बेच के मिल सकती है, जो एक तरीका है कैपिटल रेज करने का। तो कंपनी को चाहिए काफ़ी पैसा फैक्ट्रीज बनाने के लिए, मशीन्स खरीदने के लिए, राइट, एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड साथ साथ में बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी। एंड वो पैसा वो रेज करते हैं आईपीओ के थ्रू, या फिर अगर ऑलरेडी लिस्टेड हैं तो स्टॉक मार्केट के थ्रू सेल एंड परचेज करके, जहाँ पे परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट। लार्ज अमाउंट वो रेज करते हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी में हिस्सेदारी बेची है, तो उनको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है लाइक ईएमआई टाइप। वो अपने कंपनी में डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड का मतलब हो गया कि कंपनी में जो प्रॉफिट हो रहा है वो शेयर करते हैं, और ये सब होता है पब्लिक से। रियल एग्जांपल आप सुनते होंगे कि जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है, पेटीएम अपना आईपीओ लेके आई थी, ये चीज़ें हैं। दूसरा रीज़न आप ये समझ सकते हो कि सिर्फ कंपनी की ही ज़रूरत नहीं होती। जैसे सब्जी की ज़रूरत हर एक इंसान को है, उसी तरह कंपनी को ही फंड की ज़रूरत नहीं है। आपको भी अपना वेल्थ ग्रो करना है,
आप अगर उसको बैंक में एफडी करते हो तो हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न भी मैं अगर लेके चलूँ तो 7% का आपको रेट मिल सकता है। इससे ज़्यादा से आप ग्रो नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी जिसका आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, राइट, तो आप समझ सकते हो अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप यूज़ कर रहे हो। अब अगर आप इस कंपनी के ओनर हो, फॉर एग्जाम्पल कंपनी अगर 10% से ईयर ऑन ईयर अगर ग्रो कर रही है तो आपका वेल्थ भी 10% से ग्रो करता है, तो आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। दोस्तों, असली जो वेल्थ क्रिएशन है वो स्टॉक मार्केट से ही होती है। एफडी तो जस्ट इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाती है। करंट मार्केट का इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो 7 to 8% इन्फ्लेशन चल रहा है। स्टॉक मार्केट में कंपनी ग्रो करती है, आपके शेयर्स के प्राइस ग्रो करते हैं, आपका वेल्थ भी बनता है। और अगर पैसे डाउन जाते हैं तो एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी अगर बैंक के आप शेयर्स देखो तो एक टाइम पे एचडीएफसी का बैंक शेयर 1,300 रुपये का था, 2006 के अराउंड, एंड आज के डेट में ये करीब 1,700 का है। तो आप सोचो कि इन 20 सालों में कंपनी कितना ग्रो कर गई है। अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पे आप करीब 11x मनी बना चुके होते। तो इसलिए ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट में तभी कहा गया है कि पेशेंस काफ़ी ज़रूरत है। कंपनी को कैपिटल मिलता है, बिजनेस एक्सपेंड करती है, लाइक एचडीएफसी को आपने कैपिटल दिया, एचडीएफसी ने अपने नए ब्रांचेस खोले, एम्प्लॉयज़ हायर किए, नए जॉब्स क्रिएट किए, जिससे कि जीडीपी भी इंक्रीज होता है एंड लोगों की पैसे बढ़ते हैं, सैलरी मिलती है लोगों की, एंड वही लोग वापस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अब साइकिल आप समझो, यहाँ पे कंपनी किसी ने पैसे उठाए, इस कंपनी ने बिजनेस को अपना एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज की। जैसे ही नया जॉब मार्केट में आया, लोगों के पास पैसे आ गए काफ़ी सारा। अब लोग पैसे क्या करते हैं, वापस कंपनी में लगाते हैं। तो ये एक साइकिल है दोस्तों कि कंपनी बिजनेस एक्सपेंड करेगी, जॉब क्रिएट करेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, वापस पैसा कंपनी में जाएगा, एंड इसी से दोस्तों इंडिया भी ग्रो करती है एंड यहाँ पे हमारा जीडीपी इंक्रीज होता है टाइम टू टाइम। ये हर एक, सिर्फ इंडिया नहीं, ये हर एक कंट्रीज़ की स्टोरी है कि ग्रो करता है। यहीं से हमें आप समझ सकते हो कि प्राइस का भी पता चल सकता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है, किस कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट है, डिमांड अच्छा है। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस के प्रोडक्ट्स या एचयूएल के प्रोडक्ट्स का डिमांड अच्छा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। टीसीएस का डिमांड अच्छा है तो उसके प्राइस के शेयर्स हाई होंगे। येस बैंक का अगर अच्छे शेयर नहीं है, बैड फेज में चल रहा है, तो उसका प्राइस डिक्रीज होगा। यह एक नेचुरल आप कह सकते हो बिजनेस सिलेक्शन आइडिया है। और लास्ट आप कह सकते हो कि एक और पॉइंट, मान के चलो आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, अपने वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऑल्टरनेट वेज में। फॉर एग्जांपल, आप लैंड बाई कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप कभी भी लाइक एनी टाइम लैंड सेल नहीं कर सकते हो। जब आपको ज़रूरत होगी अगर तब आप सेल करने जाओगे तो आपको प्राइस उसका अच्छा नहीं मिलेगा, प्राइस काफ़ी कम मिलेगा मार्केट प्राइस से, एंड टाइमिंग भी उसमें काफ़ी लगेगा। जबकि अगर आप उसको स्टॉक मार्केट से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे रियल टाइम ट्रेडिंग चल रही होती है, तो वहाँ पे कोई ब्रोकर या कुछ भी नहीं, जो रियल टाइम प्राइस होगा वही प्राइस आपको मिलेगा। दैट मीन्स कि आपको एक्चुअल प्राइस मिलेगा जैसे भी हो। अगर अप प्राइस है तो अप, डाउन प्राइस है तो डाउन। लिक्विडिटी काफ़ी हाई है क्योंकि आप कभी भी इसको सेल कर सकते हो एंड सेम प्राइस में, एंड वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जबकि यहाँ पे ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप कितनी भी जल्दी करके अगर सेल करना चाहो फिर भी आपको 1 से 2 हफ्ता लग जाता है, जबकि यहाँ पे आपका एक दिन के अंदर में पूरा काम हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि हाई लिक्विडिटी है। मार्केट आवर्स में आपने सेल किया, इंस्टेंट पैसा आपके अकाउंट में, अब तो 2 लाख रुपए तक आप तुरंत विड्रॉल कर सकते हो अपने अकाउंट में। तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में कि क्यों ज़रूरी है, एंड यहाँ पे हमने समझा कि क्यों एग्जिस्ट करता है स्टॉक मार्केट, लाइक इसका क्या पर्सपेक्टिव है। अगर ये नहीं होता तो हमारे जीडीपी को कितना इम्पैक्ट कर सकता था, कंपनी ग्रो नहीं करती, न्यू जॉब्स क्रिएट नहीं होते, एंड काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अब डिस्कस करते हैं कि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री क्या है, एग्जिस्ट कैसे करती है। दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट
इंडिया में दो मेजर एक्सचेंजेस हैं, आई वुड से जो दो एक्सचेंज है जिनमें आप ट्रेड करते हो। एक है BSE एंड दूसरा है NSE। BSE स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग की स्टार्ट हुई थी वो 1830 से हुई थी, एक ट्री के नीचे मुंबई के स्ट्रीट्स पे। मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये कुछ ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेगा, बट ये हमें पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट की स्टार्ट कैसे हुई थी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एज़ कम्पेयर टू NSE। ये न्यूएस्ट एंड मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है। BSE का IPO भी आया था 2017 में, BSE ने खुद को लॉन्च किया था। एंड करंट में जो BSE पे कंपनीज है वो 5500 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं, जबकि NSE पे लाइक यहाँ पे समवेयर अराउंड 2500 प्लस कंपनीज अभी लिस्टेड हैं। NSE प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। आप कह सकते हैं NSE ने कंप्लीट रिवोल्यूशन लेके आए थे जब BSE स्टॉक एक्सचेंज था। BSE में ट्रेडर्स फिजिकल फॉर्म में ट्रेड करते थे, NSE में नहीं। NSE लाइक 1996 में लॉन्च हुआ था एंड इसका जो बेस वैल्यू था वो 1000 का था। आप देख सकते हो 1996 से 2026 आ चुके हैं हम, एंड बेस वैल्यू 1000 से आज। आप कमेंट करके बताना आप जब वीडियो देख रहे हो आज हमारा निफ्टी की वैल्यू कितनी है एंड कितना मार्केट ग्रो कर चुका है। तो ये एक हिस्ट्री थी NSE BSE की। अगर मैं क्रक्स बताऊं तो NSE 1875 लाइक 150 ईयर्स पुराना है, जबकि NSE 1996 में स्टार्ट हुआ था, बट जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1992 में हुआ था। एंड NSE समवेयर अराउंड 30 या 34 साल के आसपास पुराना है। कंपनीज BSE में 5500 प्लस एंड NSE में 2500 प्लस कंपनीज है। एंड जो मेन इंडेक्स है वो BSE का सेंसेक्स है जिसके मेन इंडेक्स को बोलते हैं, एंड NSE के इंडेक्स को निफ्टी बोलते हैं। एंड इसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 50 ही कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनीज हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो NSE काफ़ी ह्यूज ट्रेडिंग वॉल्यूम है एंड दोनों मुंबई में ही है। ये थी दोस्तों मार्केट के हिस्ट्री के बारे में कि मार्केट का कौन कैसा हिस्ट्री है। हमने मार्केट समझ लिया, मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है ये समझ लिया, बट अभी भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मार्केट में इन्वेस्ट कौन करता है। तो मार्केट अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 3 पार्टिसिपेंट्स हम बना सकते हैं। फर्स्ट हो गया जो मैंने बोला था कि हम सब्जी खरीदने जाते हैं, राइट। तो सब्जी हर एक बंदा खरीदता है जिसको हम रिटेल बोल सकते हैं। एंड रिटेल का मतलब कोई बंदा जिसके पास 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये हैं वो भी एक सब्जी खरीद सकता है। नाउ क्या सब्जी या वेजिटेबल्स मार्केट में सिर्फ रिटेलर्स ही हैं? नहीं, वहाँ पे होलसेलर भी आते होंगे सब्जी खरीदने। यहाँ पे होलसेलर नहीं, हम उनको DII एंड FII के नाम से जानते हैं। DII का मतलब हो गया डोमेस्टिक एंड FII का मतलब हो गया फॉरेन। फॉरेन इंस्टीट्यूशन नाम से ही क्लियर है कि ये इंडिया के नहीं है, लाइक फॉरेन है। रिटेल नाम से क्लियर है कि यहाँ पे कॉमन मैन जैसे मैं आप हम लोग शेयर्स इंडिविजुअल्स हो गए अपने पर्सनल अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक स्मॉल या मीडियम कैपिटल में लेके शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म एंड ग्रो करते हैं, राइट। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारा मार्केट काफ़ी ग्रो कर रहा है। लाइक 2020 में एक डेटा के अकॉर्डिंगली हमारे पास 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे एंड फिर वो 2022 में 4 करोड़ से इंक्रीज होके 8 करोड़ हुआ। फिर 2022 से 2024 में ये 12 करोड़ एंड 2026 में ये 15 प्लस CR डीमैट्स अकाउंट्स हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने तेज़ी से हमारा स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है एंड इंडिविजुअल्स डीमैट अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं। अगर आपने अभी भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अपना डीमैट अकाउंट ज़रूर ओपन करें। एंड इन्वेस्ट अगर नहीं भी कर रहे फिर भी आपको मार्केट को ट्रैक करते रहना चाहिए कि मार्केट में कैसा चल रहा है। आप देखोगे ये हमारे पास करीब 4 करोड़ प्लस लोग हैं जो SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड डे टू डे वो नंबर्स इंक्रीज भी हो रहा है जिससे कि आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। नाउ DIs की बात करें जो मैंने बताया इनका फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है, राइट? ये हो गए म्यूचुअल फंड्स जो आप एसआईपी करते हो। म्यूचुअल फंड्स एग्जांपल से अगर समझे तो म्यूचुअल जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई का म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी एक्सिस का हो गया। दूसरे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई जो यहाँ पे आती है। इंश्योरेंस का मतलब जैसे एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी है, एचडीएफसी, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल्स। डीआईज में बैंक्स भी हैं, लाइक एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड पेंशन फंड। दोस्तों हाँ, जो आप ईपीएफओ या फिर एनपीएस करते हो वो स्टॉक्स मार्केट में ही इन्वेस्ट करके आपको फंड्स देती है। तो आप सोच सकते हो कि जब वो आपको इतना अच्छा रिटर्न दे रही है तो आप खुद अगर इन्वेस्ट करोगे तो क्यों, और कैसा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। बट स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लॉस करते हैं, उसका रीज़न ये है कि उनको आइडिया नहीं होता है एंड स्पेकुलेशन करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं एंड गलत डिसीजन के चक्कर में वो लॉस कर लेते हैं। ये डीआईआईज क्यों हैं? क्योंकि इनके पास काफ़ी ह्यूज कैपिटल है, लाइक लैक्स ऑफ करोड़ है इनके पास, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स है, लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलते हैं, ये लेस वॉलेटिलिटी पे खेलते हैं एंड सपोर्ट करते हैं मार्केट क्राइसिस को। एज ऑफ नाउ जो इनकी डेली बाइंग कैपेसिटी है वो 12,000 प्लस करोड़ की डेली बाइंग कैपेसिटी है पर डे। तो आप समझ सकते हो कि डीआईआईज कितना इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर एफएफआई की बात करूँ जो कि हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो यूएस के हो सकते हैं या फिर यूरोप के हो सकते हैं, जर्मनी के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं जो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ये भी सेम होते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गया, वहाँ के पेंशन फंड्स हो गए, जैसे फॉरेन म्यूचुअल फंड्स या फिर बैंक जैसे मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, नोमोरा, ब्लैक रॉक, एचएसबीसी हो गई यूके की, ये सब आके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास भी काफ़ी ह्यूज कैपिटल होता है, ग्लोबल प्रेजेंस होता है, इनके पास करेंसी का रिस्क फैक्टर है एंड ये वॉलेटिलिटी ले सकते हैं। इनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट पे, लाइक एफएफआईज अगर बाई कर रहे हैं तो मार्केट अप जाएगा, सेल कर रहे हैं तो मार्केट डाउन जाएगा। एंड इसको हो सकता है काउंटर करे हमारी डीआईआई, जैसे एफएफआई सेल कर रहे हैं तो डीआईआई अगर बाई कर लेती है तो हो सकता है हमारा मार्केट स्टेबल हो। फॉर एग्जांपल एफएफआई सेल करती है 20,000 करोड़ की एंड वही डीआईआई हमारी बाई कर लेती है 20,000 प्लस करोड़ की, तो मार्केट स्टेबल होगा। बट अगर एफएफआईज एंड डीआईएस दोनों ही साथ में सेल कर दे तो मार्केट डाउन चला जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा ये इन्वेस्टर्स है। एंड आज के टाइम पे मैं आपको बता दूँ एफएफआईज सेल काफ़ी ज़्यादा कर रही है। एंड दोस्तों जनवरी में एफएफआईज ने समवेयर अराउंड 15,000 करोड़ का अपना मनी ऑफलोड किया है मार्केट से। एंड उसका रीज़न वॉर एंड काफ़ी ग्लोबल वॉलेटिलिटी ही रही है। अब अगर एफएफआई सेल करेगी तो जो रुपी है हमारा वो वीक हो जाएगा क्योंकि वो पैसे विड्रॉ कर रही है। वही अगर एफएफआई बाई करेगी तो रुपी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि वो रुपीस इन्फ्यूज़ कर रही है मार्केट में। तो आप समझ गए होंगे इससे भी कि हमारा रुपया कमज़ोर एंड मजबूत कैसे हो सकता है। वन ऑफ द रीज़न ये है, एक्सपोर्ट के कारण भी पैसा ऊपर नीचे हो सकता है स्ट्रॉन्ग एंड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एफएफआईज एंड डीआईआईज एंड रिटेल जो मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो कैसे मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। एफएफआईज क्या है, डीआईई क्या है? अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स मैनेजर हैं वो मार्केट में बाई करेंगे तो मार्केट में पैसा इन्फ्यूज ही होगा। इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट का क्या रोल है, अभी तक आपको आइडिया लग चुका होगा कि क्या रोल, कि इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड हम इस नंबर को और ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। स्टॉक मार्केट इसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कि कब कौन सा मार्केट कितना ऊपर जाएगा। जो इकोनॉमी में ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है वो है कैपिटल फॉर्मेशन का।
जैसे कंपनीज को पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए, स्टॉक मार्केट से रेज कर रहे हैं। टाटा मोटर्स ने फैक्ट्री लगाई, इन्फोसिस ने ऑफिस ओपन किए, या रिलायंस ने जियो लॉन्च किया, सब स्टॉक मार्केट फंड से। इससे होगा क्या? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, कंपनी ग्रो करेगी, मोर जॉब्स क्रिएट होंगे, इनकम बेटर होगा, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन होंगे। एक स्टैटिक्स के अकॉर्डिंगली आईटी सेक्टर में अलोन 50 lakhs प्लस जॉब्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़ प्लस जॉब्स हैं, एंड सर्विस इंडस्ट्री में तो मल्टीपल करोड़ में जॉब है। सब डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से ही कनेक्टेड हैं। मेजर जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोग पैसे भी खर्च करेंगे एंड स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करेंगे, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। निफ्टी 50 अकेला समवेयर अराउंड 30% स्टॉक मार्केट का, लाइक जो 30% निफ्टी 50 का है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर है, बैंकिंग हो गया, आईटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, ऑटो। जो आप मेजर कंट्रीज देखोगे उनके स्टॉक मार्केट का अगर आप हाल देखोगे आपको पता चल जाएगा, जो टॉप पे इकोनॉमी है उनका स्टॉक मार्केट कितने आगे, कितने ज़्यादा वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं। जो रिटेल लोग हैं वो काफ़ी मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। काफ़ी कंट्रीज़ में तो 60-70% वहाँ पे इन्वेस्टर्स रिटेल हैं। बट अपनी कंट्री में हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है फाइनेंस के बारे में, वो अपने वेल्थ को कैसे मैनेज करे। अभी भी लोगों को बस एफडी के बारे में पता है या फिर लैंड्स या एसेट्स के बारे में, उनको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट भी एक अच्छा गेम है एंड गेम चेंजर नहीं, वेल्थ क्रिएशन है। आप न्यूज़ में अक्सर सुनते होंगे कि काफ़ी लोगों ने करोड़ एंड करोड़ से स्टॉक मार्केट से बनाए। वो दोस्तों ऐसे ही बनाया है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का एक अच्छा गेम है। बट ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, क्योंकि आप किसी और के या फिर सट्टेबाजी में आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिना नॉलेज के आप अपने पैसे का लॉस करोगे और कुछ नहीं। क्योंकि जिसके पास पेशेंस है वही पैसा बनाता है मार्केट में, बाकी कोई भी नहीं बनाता, बाकी सब गवाते ही हैं। फोर्थ जो है इकोनॉमिक का, ये एक इंडिकेटर है, लाइक ये बताता है कि इकोनॉमी आपकी कैसी चल रही है, कितना ग्रो हो रहा है। तो रिमेंबर रखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन नहीं है, स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक इंजन है, स्टॉक मार्केट नेशन ग्रोथ का इंडिकेटर है, स्टॉक मार्केट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। नाउ अगर की टेक अवेज की बात करूं फ्रॉम दिस वीडियो, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स कनेक्ट होते हैं फॉर वेल्थ क्रिएशन, एंड जहाँ पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। शेयर्स का मतलब हो गया कंपनी का ओनरशिप, जहाँ पे आप कंपनी के एक ओनर बन जाते हो एंड सर्टेन परसेंटेज का प्रॉफिट गेन करते हो। स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट क्यों करता है, रीज़न क्या है, वो हमने डिस्कस किया कि कैपिटल रेज के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस डिस्कवरी एंड लिक्विडिटी के लिए। हमने डिस्कस किया हिस्ट्री स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट कब एग्जिस्ट हुआ था, बीएससी कब फॉर्म हुई थी, एनएससी कब फॉर्म हुई थी, एनएससी का इंडिकेटर क्या है, निफ्टी 50, बीएससी का इंडिकेटर क्या है, सेंसेक्स मैंने बताया सेंसेक्स का बेस वैल्यू 1000 था एंड आपको बताना है आज की डेट में उसका क्या बेस वैल्यू चल रहा है। हमने डिस्कस किया इन्वेस्टर्स कितने टाइप के होते हैं, लाइक मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है, इसका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी, जिसमें आप कंप्लीट स्टॉक मार्केट के बारे में सीखोगे, समझोगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, एंड आने वाले जो कोर्सेज हैं उसमें सेंसेक्स के बारे में, निफ्टी के बारे में, डीमैट अकाउंट, स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी, क्या ऑर्डर करना है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना, रेशियो एनालिसिस,
और भी बहुत सारी इसमें वीडियोस आएंगी। और ये आप अगर देख रहे हो तो आपने काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया है। एंड अगर आपकी ये फर्स्ट वीडियो है स्टॉक मार्केट में और आपको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके मुझे बताना है कि मैं क्या और इसको अच्छा कर सकता हूँ, क्या बेटर कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स गाइस, हैप्पी इन्वेस्टिंग।